ना हो। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको ये डेफिनेशन बता चुका हूं, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि एएसके की डेफिनेशंस डायरेक्टली पेपर के अंदर आती हैं A2 के। तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल कि व्हाट इज मीन बाय द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। तो आपको पता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड when 1 mole of gaseous ion is completely surrounded by water molecule. 1 mole of gaseous ion is completely surrounded by water molecule under standard condition, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड का साइन है। अब देखो ये क्वेश्चन A2 का है, लेकिन ये AS की डेफिनेशन पूछी है। Now in the next part, write an equation that represents the enthalpy change of hydration of magnesium 2 positive ion। तो यहां पर जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखने के लिए कॉन्सेप्ट ये बताया था कि 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमने 1 मोल ऑफ गैसियस आयन लिया, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट इट टर्न्स टू मैग्नीशियम आयन एक्वस। ये इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जन ऑफ गैसियस आयन इनटू एक्वस आयन। ठीक है, गैसियस आयन को एक्वस आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी आपको हाइड्रेशन की इक्वेशन लिखनी होती है तो जिस एलिमेंट के लिए जिस आयन के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है वो आप गैसियस आयन लेंगे रिएक्टेंट साइड पर, aqua यानी water, और it is surrounded by water molecule. This equation represents enthalpy change of hydration of magnesium ion. Next part of the question है कि suggest a reason why enthalpy change of hydration of magnesium ion is greater than enthalpy change of hydration of the calcium ion। कि मैग्नीशियम आयन की क्यों ज्यादा होती है, खुद बता रहे हैं कि ज्यादा होती है, आपको रीजन बताना है कि why it is greater than enthalpy change of hydration of calcium ion. Anyone can answer? अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और आंसर कोशिश कीजिए। यस, रामीन खान। यस रामीन खान, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा चले, ये बेसिकली एएस का ही कॉन्सेप्ट है। देखें, जब आप हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन इज अ सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड करती है आयन की अट्रैक्शन पावर पर। अगर पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी आयन के अंदर तो अल्टीमेटली वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयोनिक साइज पर डिपेंड करती है, आयोनिक रेडियस पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर रीजन जो बनेगा कि वाई मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, तो उसका रीजन आप ये लिखेंगे कि बिकॉज मैग्नीशियम आयन इज स्मॉलर देन कैल्शियम आयन, पहली बात, या आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन इज स्मॉलर देन कैल्शियम आयन, therefore it has greater attraction for water molecule। ये भी इंपॉर्टेंट बात है बताना कि बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज it has greater attraction for water molecule, और ultimately if it has greater attraction then more energy is produced। ठीक है, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये इसका रीजन है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद आपको ट्रबल किया हो जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कि सजेस्ट व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the enthalpy change of hydration of the oxide ion
ऑक्साइड आयन का एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन आप नहीं निकाल सकते। देखिए आपने ये चीज भी एएस में पढ़ी है, अगर आप रिकॉल करें एएस के कॉन्सेप्ट को तो उसमें आपने पढ़ा था metal oxides react with water to make an alkaline solution। यही रीजन है यहां पर जो आपने लिखना है कि बेसिकली जो हाइड्रेशन होता है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल जस्ट सराउंड करता है, वाटर मॉलिक्यूल जस्ट सराउंड करता है किसी भी आयन को, बट ऑक्साइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर पाता बिकॉज इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑक्साइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर to make an alkaline solution. Instead of surrounding of water molecule, instead of physical process, यहां पर chemical process होता है, यहां पर chemical reaction होता है, and oxide water molecule से surrounded नहीं होता बल्कि it reacts with water molecule to form hydroxide ion. It form hydroxide ion. ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको, जी मैं रिपीट कर देता हूं, देखें नॉर्मल जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप मैग्नीशियम आयन को, हम अभी बात कर रहे थे कि ये मैग्नीशियम आयन है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यहां पर जस्ट वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, यहां पर जस्ट वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। बट ऑक्साइड के साथ क्या होता है कि ऑक्साइड इज अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, प्रोसेस ऑफ ऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल इज अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है। उसने ये कहा है कि why it is impossible to determine the enthalpy change of hydration of the oxide ion, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि because oxide ions या oxide ion is not hydrated. And why it is not hydrated? Because it reacts with water to make hydroxide ion. So that's why it does not exist in water. That's why it is not surrounded by water. It reacts with water. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर के साथ सराउंडेड नहीं होता, सही है। जबकि बाकी आयंस जो हैं, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन एंड ऑल अदर आयंस, वो क्या होते हैं, वो सिंपली हाइड्रेट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। ऑक्साइड आयन वाटर से रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, इसी वजह से ऑक्साइड आयन खुद हाइड्रेटेड नहीं होता। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई ऑक्साइड आयन इज नॉट हाइड्रेटेड। अच्छा जनाब, अब ये जो पार्ट बी है क्वेश्चन का, ये आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक तो पेपर 3 में जो आपने प्रैक्टिकल्स किए थे उससे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पेपर 5 में भी आ सकता है। अभी तो ये पेपर 4 का क्वेश्चन है इसीलिए शॉर्ट है। पेपर 5 में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है। अब सवाल क्या है कि the enthalpy change of solution for magnesium chloride is represented by the following equation। समझ में आ रहा है कि MgCl2 को वाटर में डाला to form Mg2 positive Cl negative। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है।
describe the simple apparatus you could use and the measurements you would make in order to determine a value for enthalpy change of solution of magnesium chloride in the laboratory. अब आपको ये बात समझनी है कि अगर लैब के अंदर आपको प्रैक्टिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल आ जाए और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको डिटरमाइन करनी हो प्रैक्टिकली, तो आप एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन करते थे? आप अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आ रही तब भी आपको एक बात तो शायद याद हो कि आप एंथैल्पी चेंज के एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया करते थे। एंथैल्पी चेंज के एक्सपेरिमेंट आप किस तरह करते थे? एनीवन कैन आंसर? क्या एपरेटस आप इस्तेमाल करते थे एंथैल्पी चेंज के एक्सपेरिमेंट में? यस मरियम। मरियम आपने हैंड रेज किया था। ओके, एनीवन कैन आंसर? राइट जी, मैसेज आया है एक थर्मामीटर। यस, वन ऑफ द एपरेटस इज थर्मामीटर। इसके अलावा और क्या इस्तेमाल करते थे? थर्मामीटर के अलावा और क्या इस्तेमाल करते थे? एक और मैसेज आया है, ये मुजम्मिल का ही है। कप, कौन सा कप? सिर्फ कप से काम नहीं चलेगा, आप इस्तेमाल करते थे प्लास्टिक कप, और प्लास्टिक कप को आप इंसर्ट करते थे इन अ बीकर। गुड। तो अब उसने सवाल में ये पूछा है, कि सिंपल एपरेटस बताएं। तो सिंपल एपरेटस में एक तो आपको चाहिए थर्मोमीटर, एक आपको थर्मोमीटर चाहिए। पॉलीस्टाइरिन कप, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। एक आपको थर्मोमीटर चाहिए, एक आपको चाहिए प्लास्टिक कप या पॉलीस्टाइरिन कप। प्लास्टिक कप इंसर्टेड इन अ बीकर, और आपको याद होगा कि बीकर के अंदर क्यों इंसर्ट करते हैं? टू प्रोवाइड इंसुलेशन, ताकि वो इंसुलेट कर जाए, ताकि उसकी हीट लॉसेस को हम मिनिमाइज कर दें। पेपर 5 में आप देखेंगे कि एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि आप ये बताओ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इंप्रूव करोगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को इंप्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप प्लास्टिक कप को बीकर के अंदर इंसर्ट कर दें, या बीकर के अंदर कॉटन डाल दें ताकि और इंसुलेशन इंप्रूव कर जाए। इसके अलावा आप प्लास्टिक कप के ऊपर लिड लगा दें। तो ये हीट लॉस को मिनिमाइज करने के तरीके हैं कि प्लास्टिक कप इंसर्टेड इन अ बीकर, या प्लास्टिक कप इंसर्टेड इन अ बीकर विच कंटेन कॉटन। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि इंट्रोड्यूस अ लिड ओवर द सरफेस ऑफ प्लास्टिक कप। तो एक थर्मामीटर चाहिए, एक प्लास्टिक कप चाहिए, और एक और चीज जो चाहिए आपको, वो चाहिए मेजरिंग सिलेंडर। क्योंकि जब आप किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप वाटर का वॉल्यूम मेजर करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। तो आपको मेजरिंग सिलेंडर, या मेजरिंग सिलेंडर की जगह ब्यूरेट, आप ब्यूरेट से वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो या तो मेजरिंग सिलेंडर चाहिए या ब्यूरेट चाहिए। ये वो मिनिमम 3 एपरेटस हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा सॉलिड को वे करने के लिए भी आपको वेइंग बैलेंस चाहिए, लेकिन अगर आप वो लिखें या ना लिखें नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मिनिमम ये 3 एपरेटस जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। स्टॉप वॉच की बेटा जरूरत क्यों पड़ेगी? देखो, स्टॉप वॉच की जरूरत हमेशा उन एक्सपेरिमेंट में पड़ती है जो रेट के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिनमें हमें टाइम के हिसाब से कोई चीज नोट करनी होती है।
हमें ये नोट करना होता है कि कलर चेंज कितनी देर में आया, तो आप स्टॉप वॉच यूज करेंगे। यहां पर हमें निकालनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये है कि हमें एक नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर कंपाउंड को डिसॉल्व करना है। तो वो कंपाउंड 5 मिनट में डिसॉल्व हो या 10 मिनट में डिसॉल्व हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें डिसॉल्व होने से पहले और डिसॉल्व होने के बाद टेम्परेचर नोट करना है, ताकि हमें पता चले कि उस कंपाउंड को डिसॉल्व करने में कितना टेम्परेचर चेंज आया। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इस रिएक्शन का रेट या स्पीड निकाल रहे होते तो फिर हमें स्टॉप वॉच भी रिक्वायर्ड होता। स्टॉप वॉच उस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड होता है जहां पर हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, या अगर हम कोई रेट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या आप ये बात कर रहे होते हैं कि भाई 1 मिनट में कितना डिसअपियर हुआ या 1 मिनट में कितना अपीयर हुआ। इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर जहां आपको टाइम की जरूरत होती है वहां स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद नाउ व्हाट मेजरमेंट्स यू वुड मेक। मेजरमेंट्स, क्या क्या आप मेजर करेंगे? एनीवन कैन आंसर? इस एक्सपेरिमेंट में आप सोचें आपको करना क्या है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है, मास ज़ैनब बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम क्यों? मास ऑफ मैग्नीशियम क्यों? हमारा कंपाउंड जो है वो मैग्नीशियम तो नहीं है। मुजम्मिल ने कहा इनिशियल टेम्परेचर, ज़ैनब फातिमा ने कहा चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम नहीं है। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। वी आर नॉट मेजरिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम क्लोराइड इस सॉल्ट की एंथैल्पी चेंज निकालना चाह रहे हैं, तो हमें मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड नोन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात काफी हद तक सबको समझ में आ गई कि एंथैल्पी चेंज के एक्सपेरिमेंट में जो है सबसे पहला काम जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, एक और यहां मैं बात आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं। ये बात मैंने इनिशियली भी बताई थी जब मैंने क्लास में आपको एएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इस चैप्टर के, तो उस वक्त भी ये बात बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर इक्वल होता है दोनों केसेस में। इसकी वजह क्या है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है, इसका मतलब है कि वाटर का मास भी 1 होगा, वॉल्यूम भी 1 होगा। ठीक है, तो वाटर की जो वाटर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम और वाटर का जो मास है, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम मेजर वॉल्यूम करते हैं, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू मास। व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मेजर्ड, हम उसको कंसीडर करते हैं मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमें एक फार्मूला यूज करना होता है -mc डेल्टा टी, जिसमें m जो होता है ये मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, और यहां पर हम वो वैल्यू पुट करते हैं जो एक्चुअली वॉल्यूम होता है। और इसकी लॉजिक ये है कि वाटर का वॉल्यूम और वाटर का मास दोनों सेम यानी इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर के बाद आप जो मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी बिफोर एडिंग सॉलिड आप इसमें वाटर जो है वो उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे। आप इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे। आफ्टर गेटिंग इनिशियल टेम्परेचर, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर सॉलिड डालेंगे जो आपने वे करके रखा है, वेदर इट इज 1 ग्राम और 2 ग्राम, और इवन वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कितना लेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली अगर आपको याद हो प्रैक्टिकल में
ये पेपर 5 में सारी बातें आपको काम आएंगी। जनरली आपको याद होगा, अगर आपके प्रैक्टिकल्स आप बेटा कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? वो डेंसिटी वाली। तो डेंसिटी वाली मैंने ये बात बताई कि वाटर की डेंसिटी और वाटर का जो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, और वाटर की डेंसिटी 1 होने का मतलब ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 उसी वक्त होगी जब मास और वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो वाटर का मास 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 cm³ ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 cm³ ऑफ वाटर। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रहा था आपको कि नॉर्मली आप कितना वॉल्यूम लेंगे, सवाल ये है। तो प्लास्टिक कप की कैपेसिटी जो होती है वो 150 cm³ होती है। प्लास्टिक कप जो है उसकी कैपेसिटी 150 cm³ होती है। आप कभी भी पूरा कप नहीं भरेंगे, गिरेगा। स्पिलेज हो सकता है। हीट, अगर फर्ज करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हीट प्रोड्यूस हुई या बबल प्रोड्यूस हुए, तो सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा, जाया हो जाएगा। तो हमें इसको अवॉइड करना होता है। नॉर्मली हम प्लास्टिक कप का जो है वो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम लेते हैं, या मैक्सिमम हाफ ले लें। यानी इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम जो आपको प्लास्टिक कप के अंदर आप ले सकते हैं वो 50 cm³ से 75 cm³, मैक्सिमम 75, क्योंकि प्लास्टिक कप की कैपेसिटी 150 होती है। सही है? तो मैक्सिमम जो आप इसके अंदर ले सकते हैं वो 150 cm³ ले सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरा कप भर के नहीं लेना चाहिए। आप मैक्सिमम हाफ कप लेंगे, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वॉल्यूम 75 cm³, आइडियल 50 cm³। तो आपने 50 cm³ ऑफ वाटर लिया बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर या बाय यूजिंग ब्यूरेट। उसके बाद आपने उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट किया। देन आपने मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को वे किया। अब वो आपकी मर्जी है, आप 1 ग्राम वे करें, 0.5 ग्राम वे करें, जितना भी वे करें, लेकिन एग्जैक्टली वे करना है, क्योंकि आगे वो कैलकुलेशन में आपको उस मास की जरूरत पड़ती है। और फिर आपने जो मास आपने वे किया है, वो मास वे करने के बाद आप उसे वाटर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, अच्छी तरह से स्टर करेंगे टू डिसॉल्व ऑल द सॉलिड। और जब वो सॉलिड, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मेजर किया। जो भी हमने डिसाइड किया, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम, ये डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो हम अपने हिसाब से एक रेंज ले लेते हैं, नॉर्मली 0.5 से 1 ग्राम के करीब हम डिसॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद जो है फैजान रिजवी, बेटा ये आप फैजान रिजवी आप बता दीजिए आप कौन से सेक्शन में हैं, अदरवाइज आपको फिर मैं जो है वो रिमूव कर दूंगा यहां से। फैजान रिजवी, नेक्स्ट इज फाइनल टेम्परेचर। आप फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मेजर करेंगे। ये वो मेजरमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क खत्म हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्क आपका खत्म हो गया। अब फिर कैलकुलेशन का पार्ट आता है कि जिससे आप -mc डेल्टा टी से डेल्टा एच निकालेंगे, और फिर उस डेल्टा एच से जो है वो पर मोल निकाल लेंगे किलो जूल में कन्वर्ट करके। वो आगे के स्टेप है, इफ इट इज रिक्वायर्ड तो वो आगे हम ये करते हैं। बट यहाँ पे उसने सिर्फ आपसे 2 बातें पूछी थी, एक उसने सिंपल एपरेटस पूछे थे और दूसरा उसने मेजरमेंट्स पूछी थी। मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए किया है कि आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जब आएगा
तो पेपर के अंदर एग्जामिनर जो है आपको पेपर 5 में भी इस तरह का सवाल दे सकता है कि आपको पूरा ये प्रोसीजर लिखना पड़े, आपको कैलकुलेशंस बतानी पड़े, तो फिर आप कैसे करेंगे इसका ये थोड़ा सा मैंने आउटलुक आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा जनाब, अब इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, फैजान रिजवी बेटा आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं। अच्छा जी, अब यहां पर सवाल जो नेक्स्ट है ये इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टेबल बिलो लिस्ट डेटा रिलेवेंट टू फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन डेटा गिवन है आपको, और जब भी फॉर्मेशन डेटा गिवन हो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि फॉर्मेशन डेटा अगर गिवन है तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब आपको यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। मुझे नहीं पता कि आपको ये फॉर्मूला याद है या नहीं है। मैंने एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताया था कि माइनस लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का। लेकिन अगर आप डेटा देखें क्वेश्चन के पार्ट 1 में आपको सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम की हाइड्रेशन गिवन है, लैटिस एनर्जी भी गिवन है, लेकिन क्लोराइड का हाइड्रेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में, बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, और इस साल में जब ये पेपर में आया था तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये पेपर में पार्ट गलत करके आए थे, उनसे नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए कि उनको ये समझ में ही नहीं आया कि एग्जामिनर यहां पर फॉर्मेशन डेटा दे रहा है तो यहां फॉर्मेशन डेटा यूज करना है। अच्छा, कैसे यूज करना है इसके लिए मैं आपको बताऊं कि देखिए बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस MgCl2 एक्वस, या आप अलग अलग कर दें आइंस को। मैंने कहा था जब शुरू में आपको बताया था, कहा था दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप दोनों आइंस को अलग अलग करके लिखें या सिंपली MgCl2 एक्वस लिख दें। जैसे आप NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप कहते हैं NaCl एक्वस, इसी तरह जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस। अगर अब आप ऑब्जर्व करें डेटा में तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड की आपको फॉर्मेशन गिवन है और मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस की भी फॉर्मेशन गिवन है। तो अब यहां पर ये जो एंथैल्पी चेंज मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, ये रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड dissolves in water to make a solution of infinite dilution। तो यहां पर हमने 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां पर जो फार्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस, तो -801 -641, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां पर प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस है और रिएक्टेंट जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब आप करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पर जो है ये एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये एक जो रूटीन का फॉर्मूला एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का, उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेशन डेटा यूज करना होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। राइट जी, ठीक है, इसका मतलब है सबकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आपको हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड निकालना है। तो हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट कर ली ऊपर वाले पार्ट में। लेटिस एनर्जी आपको गिवन है -2526, ये नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम आयन गिवन है, और यहां पर हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहां क्लोराइड है। MgCl2 जब आयोनाइज होगा तो वो 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड बनाएगा। तो 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड का मतलब ये है कि आप क्लोराइड को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, नेगेटिव आयन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो इसलिए हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। पर ये ओवरऑल आपकी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो बेटा आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? राइट जी, तो ये तो एक क्वेश्चन था जो मुझे लगता था कि बच्चों को इशू होगा इसमें, इसलिए मैंने ये सॉल्व करवा दिया। और बाकी क्वेश्चंस में कोई ऐसा बहुत ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आप जरा इस डायग्राम को देख लीजिए। चलें, ये क्वेश्चन भी पास पेपर का क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है इसके अंदर, और ये जून 15 का क्वेश्चन है कि यूजिंग सिल्वर सल्फेट एज एन एग्जांपल कंप्लीट द फॉलोइंग हेसिस लॉ एनर्जी साइकिल relating the lattice energy, enthalpy change of solution and enthalpy change of hydration. Include the relevant species in the 2 empty boxes. Label each enthalpy change with its appropriate symbol, and then complete the remaining 2 arrows showing correct direction. जी बेटा, अगर आप में से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छा ये मैंने बुकलेट जो है वो आपके ग्रुप पे डाला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल है कि मेजॉरिटी ने इसको अभी तक नहीं देखा, जो कि साइन बता रहा है कि सबने इसको कंप्लीटली अभी नहीं देखा। तो काइंडली इसको जो है वो तमाम लोग जो है अपने पास डाउनलोड कर लें जी। अब इसमें आपको लेटिस एनर्जी बताना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बताना है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बताना है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन वाटर। अच्छा, अब आप देखें ये एरो की डायरेक्शन यूं आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लेटिस फॉर्म हो रहा है। जब यहाँ पर लेटिस फॉर्म हो रहा है तो लॉजिकली यहाँ पर लेटिस फॉर्मेशन के लिए आप सबको पता है कि लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक लेटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन
तो यहां अगर 1 मोल सॉलिड आयोनिक लैटिस फॉर्म हो रहा है तो यहां पर होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, यानी सिल्वर आयन पॉजिटिव गैसियस, और ये टेकिंग ट्वाइस होगा, पॉजिटिव आयन गैसियस टेकिंग ट्वाइस। दोबारा लिख देता हूं मैं, 2 Ag पॉजिटिव गैसियस, और दूसरा आयन है सल्फेट, तो प्लस अनदर आयन इज सल्फेट -2, ये भी गैसियस होगा। और ये एंथैल्पी चेंज जो है इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो 1 मोल ऑफ लैटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, ये एरो से हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद उसने कहा है हाइड्रेशन, और आपको बताया कि हाइड्रेशन हमेशा किसका होता है? हाइड्रेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के हाइड्रेशन का मतलब है कि अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन अवेलेबल हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस सल्फेट आयन एक्वस। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर गैसियस आयन कन्वर्ट हुए एक्वस आयन में, और ये एंथैल्पी चेंज जो है दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हमेशा गैसियस आयन कन्वर्ट होता है एक्वस आयन, और यहां एरो ये है क्योंकि सिल्वर आयन गैसियस से सिल्वर आयन एक्वस फॉर्म हुआ। उसके बाद डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन बताना है, तो वो सॉल्यूशन यहां पर नजर आ रहा है, और वो सॉल्यूशन क्या नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्स, तो ये एरो यूं जाएगा कि Ag2SO4 डिसॉल्व होके Ag पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बनाएगा, और ये एंथैल्पी चेंज कहलाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमने एरो की डायरेक्शन भी बतानी थी, और जो ब्लैंक्स थे उनको फिल भी करना था एंथैल्पी चेंजेस के, और जो बॉक्सेस के अंदर आने थे पार्टिकल वो भी लिखने थे। तो ये बेटा अगर इसमें देख लीजिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, अगर कोई क्वेश्चन है आपको नहीं कोई बात समझ में आई तो पूछ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप तमाम स्टूडेंट जो है वो अब उन पेपर्स को डाउनलोड कर लें। आपके पास आज का टाइम है। आपको मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि बुक पढ़ें, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर असाइनमेंट करें, एंड देन आप पास पेपर के क्वेश्चंस पर आ जाएं। अब आपको पास पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको ट्रबल करता है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो काइंडली जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जो है हम उसको जो है डिस्कस कर ले, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी, ये वो प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। तो आप जब तक खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्यूरीज नहीं होंगी, तब तक जो है वो मामलात आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। अगेन वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखें हम फिजिकल क्लासेस में नहीं है, हम आपको एक हद तक इंटरटेन कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि आप अपने एफर्ट पुट करें, अपने क्वेश्चंस अपनी क्यूरीज को जो है वो लाकर डिस्कस करें। अब आ जाइए, इससे अगला क्वेश्चन है, और ये क्या है कि use the following data to calculate the lattice energy of calcium nitrate. You may find it helpful to construct an energy cycle. अच्छा, यहाँ एनर्जी साइकिल उसने कहा है कि you may find it helpful, आप बनाना चाहें तो बनाए, नहीं बनाना चाहें नहीं बनाए, but you can calculate directly. कैसे? अगर आप इस क्वेश्चन के डेटा में देखें तो आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन गिवन है,
हाइड्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गिवन है और आपको लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है माइनस लेटिस एनर्जी, ठीक है, और प्लस हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस, अब ये सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, ये कैल्शियम है, तो हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, अच्छा, प्लस यहां पर कैल्शियम के साथ 2 नाइट्रेट, तो 2 नाइट्रेट का मतलब ये है कि आप 2 इंटू हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट करेंगे, बिकॉज जब कैल्शियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा तो ये 1 मोल कैल्शियम तो ये हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट, अब आप देख लीजिए यहां हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रेट की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर कैल्शियम की वैल्यू पुट करेंगे, बेटा गैर जरूरी मैसेज प्लीज ना किया करें इस ग्रुप पर, क्योंकि मुझे देखना पड़ जाता है और ये जो है वो वक्त ही जाया होता है। इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, लेटिस एनर्जी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन of barium ion is -1305, suggests an explanation why the hydration of barium ion is less exothermic than the hydration of calcium ion. Almost identical question जो अभी हमने पहले किया था मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में बेरियम जो है वो बॉटम पर है, कैल्शियम ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस एक्सोथर्मिक बेरियम क्यों होगा, बिकॉज बेरियम का आयोनिक रेडियस ज्यादा है, बेरियम में अट्रैक्शन की पावर कम है, तो कम अट्रैक्शन की वजह से वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज लेस एक्सोथर्मिक। तो यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वही रहेगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल एनर्जेटिक्स। मेरी तरफ से आज ये कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो और आप जब पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपको लगे कि मुझे मजीद क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो कल की क्लास में वो डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज कल से फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और आपको अगर लगता है कि अभी भी आप एनर्जेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, कोई सवाल है आपके जहन में, कोई टॉपिक कोई चीज क्लियर नहीं है, तो वो आप ग्रुप पे शेयर कर लीजिए, कल हम क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना करें, कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब आपसे बात होगी अगली क्लास में। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।